नमस्कार। हमारे साथ मुल्ताई के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम मौजूद है, जिनके नेतृत्व में विश्व प्रसिद्ध किसान आंदोलन 12 जनवरी 1998 को हुआ था। आज उस आंदोलन को 27 वर्ष बीत चुके हैं। इस अवसर पर हम डॉक्टर सुनीलम से चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर सुनीलम जी, बताइए कि जो किसान संघर्ष समिति के माध्यम से ये आंदोलन चलाया गया था, आज उसको 27 वर्ष हो गए हैं, तो इसका 27 वर्षों का क्या इतिहास रहा है? जी, बहुत शुक्रिया रमन खरे जी। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ आपका, ताप्ती समन्वय का, जिसने पत्रकार के तौर पर, एक अखबार के तौर पर इस आंदोलन को, किसानों के मुद्दों को संबल और ताकत देने का काम किया। 25 दिसंबर 1997 को किसान संघर्ष समिति का गठन तब हुआ था जब मैं यहाँ पर आया हुआ था। नर्मदा लॉज में जनता दल का एक शिविर चल रहा था। उस समय मैं युवा जनता का ऑल इंडिया में जनरल सेक्रेटरी था और वहाँ पर टंटी चौधरी जी, डकरू महाजन जी, लक्ष्मण बोरबन जी, भूरा महाजन जी, सब लोग गांव के लोग आए और उन्होंने कहा कि 3 साल से हमारी फसलें बहुत ख़राब हो रही हैं। परमंडल के थे शायद। जी, सब परमंडल के थे। आए, उन्होंने कहा कि साहब, हमने एक जो है लिख के दे दिया है कि हमको मुआवजा मिले, लेकिन हमने उनको एक 25 दिसंबर का टाइम भी दे दिया है, तो 25 के बाद में हम क्या करें, ये आप हमको बताइए। तो हमने कहा कि ऐसा करिए, आप पूरा दौरा करके लोगों को 25 दिसंबर को बुला लीजिए। तो हमने ये सोचा था 25-50 लोग आएंगे 25 दिसंबर को, लेकिन 5000 किसान आ गए। तो हम वहाँ पर उन्हें लेके मुल्ताई की तहसील परिसर में चले गए और वहाँ पर जा कर के जो है सब पार्टियों के लोग थे, कांग्रेस के थे, भाजपा के थे, हमारे जो जनता दल के लोग थे। सब लोगों ने ये कहा कि हमारे को कोई पार्टी साथ नहीं दे रही, कोई सरकार साथ नहीं दे रहा, एमएलए एमपी साथ नहीं दे रहा, कलेक्टर साथ नहीं दे रहा, हम सब अपनी पार्टी छोड़ते हैं और हम सब लोग जो है आज से किसान संघर्ष समिति हम शुरू करते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और किसानों को हक जो है हम दिलाने का काम करेंगे। तो किसान संघर्ष समिति का गठन हो गया। अकेला ऐसा संगठन है, देखिए, दुनिया में किसानों ने मतलब इतनी पार्टियां छोड़ दे, हाँ, पार्टियां छोड़ के बनाई किसान और ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, लेकिन उसकी शुरुआत 2 लोग, 5 लोग, 10 लोगों ने की है। चाहे फ्रांस की क्रांति हो या दुनिया की कोई भी क्रांति हो, लेकिन इसकी शुरुआत 5000 किसानों ने की, अपना संगठन बनाया। और फिर आपको मालूम है कि पूरा जो है हमारा पूरे क्षेत्र में दौरा चला। टंटे चौधरी जी, उस समय अमरुद गुरु जी, सब लोग जो है वो अपना धरना देने का काम करते थे। और जब 9 तारीख आ गई तो फिर ये तय किया गया कि हम लोग जाएंगे वहाँ पर बैतूल के अंदर जाएंगे। उस समय मेरे पास में संपर्क करने के लिए आए बहुजन समाज पार्टी के 5 एमएलएज आए जी, रत्नाकर जी और सब लोग थे। और वो लोगों ने आकर के हमसे कहा कि 12 तारीख को काशीराम जी आ रहे हैं जी। और बड़ा नेता छोटी जगह आता नहीं है, आ रहा है, तो आप हमको कोऑपरेट करिए। हमने कहा बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब उनका भाषण चलेगा तब तक आप जो है 12 तारीख को मत आइएगा। अच्छा। प्रशासन और पुलिस के लोगों से भी बात हो गई, तो उन्होंने कहा जी हमको भी थोड़ा आसान रहेगा। और प्रशासन पुलिस के लोगों से हमारी ये वाली बात हो गई कि ये आंदोलन जो है हम कर रहे हैं, सरकार से हमारी लड़ाई है। और कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन 9 तारीख को देने गए, जो मतलब उसके अंदर 75,000 किसान थे, 900 ट्रैक्टर थे, 50 किलोमीटर का वो पूरा जुलूस था। तो हमने कहा कि अब तो हम जो है यहाँ पे जो है अपना सत्याग्रह अनशन शुरू करेंगे ताप्ती के किनारे। ये बातचीत हो गई हमारी, तो हम बहुत निश्चिंत थे। लेकिन षड्यंत्र किया गया, षड्यंत्र करके यहाँ पर जो है गोली चालन हुआ। तो मैं जब सोने गांव में उस दिन रात को रुका था, वहाँ से जब मैं यहाँ पर आया, इधर आप पर छिवाड़ा रोड हाँ है नारा रोड से जब मैं आया, तो वहाँ पर जो है लोगों ने, जब मैं थाने के सामने पहुँचा तब लोगों ने बताया जी वहाँ पर जो है एक पारे गांव की एक बाई आई, उसके हाथ में बच्चा था, उसने कहा जी मेरे को पत्थर लगा और वहाँ तो गोली चल रही है। तो मैं रुक गया थाने के सामने और मैंने थाने में जाके पूछा कि भाई क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि आज तेरे को ठीक कर देंगे। और तब मैं समझ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन मैं गया और मैं जब बस स्टैंड के पास में वहाँ पर पहुँचा तो मैंने ये देखा कि पुलिस छत से गोली चला रही है
खिड़की के अंदर जो है वो जीपी सिंह खड़ा हुआ है, वो खुद फायरिंग कर रहा है। अच्छा। तो मैं उसके ऊपर था, मतलब जो है बोनट के ऊपर। हाँ, वो तो उसने फायरिंग किया, और फायरिंग किया तो मेरे आसपास के दोनों लोग गिर गए। एसएमएस विशु ने हमको उस समय बताया कि आपने पब्लिक कंट्रोल करने की कोशिश की। तो मैं जो है मैं पुलिस वालों से कह रहा था, माइक से कह रहा था कि भाई ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो जो है अपनी बात अहिंसक तौर पे रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने जब फायरिंग की, तो जब 2 लोग गिरे तो मैं भी कूद गया। मैं कूदा, लेकिन किसानों को ये लगा कि डॉक्टर सुनीलम को भी गोली लग गई। तो 3 लोग गिरे नीचे, जी। लोगों की नज़र में तो 3 लोग गिरे। फिर जो है मैंने और मोटू हमारे साथ में थे, सदाशिव गड़ेकर जो है वो गाड़ी चला रहे थे, तो हम लोगों ने उठा के दोनों को पीछे जीप में डाला, सामने अस्पताल रहा ले जाए। पीछे पुलिस आ गई, उसने फायरिंग जारी रखी। और तब जो है मैं डॉक्टर तिवारी को याद करना चाह रहा हूँ, वहाँ की नर्सेस को मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ जी। कि उन्होंने मुझे गायनी वार्ड के अंदर, जिसमें जच्चा बच्चा रहते हैं, उसके अंदर मुझे लॉक करके उन्होंने अंदर डाल दिया। मेरे साथ 10-20 लोग थे, है ना? उसमें टंटी चौधरी जी भी थे। फिर मेरे को ये पता चला कि सब तरफ फायरिंग हो रही है, कर्फ्यू लग गया है, तो मैंने उनको ज़बरदस्ती, मुझे कोई छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने कहा जो मेरा होगा हो जाएगा, लेकिन आप सब यहाँ से जाओ। तो मैं रुक गया। रात को शाम हुई, शाम को जो है जो ही अंधेरा हुआ, तो कलेक्टर एसपी आकर के मुझको वो लेकर के गए, और उन्होंने थाने में, मुल्ताई थाने में हवालात में रखा। और हवालात में रखने के बाद में उन्होंने मुझको टॉर्चर किया, लात से, जूते से, बेल्ट से, है ना? वो ये कह रहे थे कि भाई तूने जो है इतने लोगों को मरवा दिया। गोली उन्होंने चलाई थी, लेकिन लात जूता करके बेहोश रखा, खाने नहीं दिया, लेटर बाथरूम कहीं पर नहीं जाने दिया, कपड़े उतार करके उन्होंने मारा। लेकिन इस बीच में सब तरफ से दबाव पड़ा, क्योंकि जनता दल की सरकार थी। पूरे कैबिनेट मंत्री हमारे जो है मित्र थे, साथी थे, सब तरफ से दबाव पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी रात के समय ये मेरे को एनकाउंटर के लिए पारे गांव रोड के ऊपर ले गए, झाड़ियों में इन्होंने डाल दिया। और क्योंकि मुझको आइडिया है, क्योंकि मेरे यहाँ पर एनकाउंटर बहुत होते हैं, ग्वालियर चंबल संभाल में, है ना? और बिहार में भी एनकाउंटर होते, यूपी में होते, तो बहुत आइडिया था कि कैसे होता है। तो मुझे जब ये लेके चले गए, पूरा हथकड़ी लगा करके, और वहाँ पे जाके हथकड़ी खोल करके झाड़ियों में लिटाल दिया, और सब तरफ जो है वो खाली कारतूस छोड़ दिए, तो मैं समझ गया कि मान गए, है ना? लेकिन मैं लगातार इनसे बोलता रहा। मैंने कहा कि देखो, मैं चंबल का पानी पिया हुआ आदमी हूँ, जी। है ना? 7 पीढ़ी का इंतजाम होता है इधर, है ना? तो जो लोग थे जिनको फायरिंग का टास्क दिया हुआ, वो लोगों ने कहा कि देखो, ये इसने इतने मरवा दिए यहाँ, ये हमारे को भी छोड़ेगा नहीं, मर तो जाएगा लेकिन लोग छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए जो है, जो आए हुए थे डीआईजी साहब हैं, आईजी साहब है, उसे कह दो कि भाई जो है हम नहीं करते। और ये मुझे वापस लेकर के चले गए। मतलब एनकाउंटर एनकाउंटर से ऊपर इसके आगे क्या गया। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा, एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि असल में ये तब हुआ जब जॉर्ज फर्नांडिस ने दिग्विजय सिंह को फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ मुझे सब मालूम है जी, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आई वांट डॉक्टर सुनीलम अलाइव, मैं उन्हें जीवित चाहता हूँ। अच्छा। है ना? मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे कोई प्रामाणिकता नहीं है मेरे पास में उनको, लेकिन ऐसा उनका कॉल आया, कॉल के बाद में वहाँ से ऐसा इनको एक इंस्ट्रक्शन आया, इसके बाद ये वापस लेके चले गए। आपको ढूँढते हुए जी, जनता दल के सदस्य जो आए, जरा ज़्यादा जी आए, और मैं उनके साथ गया था जेल। उन्होंने, हम जेल साथ में गए अंदर, तो उन्होंने देखा, अनिरुद्ध जी मिले थे अंदर, तो उन्होंने बताया डॉक्टर सुनीलम है नहीं, और अनिरुद्ध जी ने क्लियर बोला उनको कि 100% डॉक्टर सुनीलम को गोली मार दी होगी, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने योजना बना रहे थे कि डॉक्टर सुनीलम को आज किसी भी हालत में अपने को खत्म करना है। जब हम जेल से बाहर आए, तब शरद यादव जी ने वहाँ क्लियर बोला, जब पूरी फोर्स आ गई थी। उस दिन दिग्विजय सिंह भी यहीं थे मुल्ताई में, और विक्रम वर्मा भी मुल्ताई में थे। पूरी फोर्स आ गई थी उन सबको छोड़ के जेल के गेट पे। जैसे ही बाहर निकले, तो उन्होंने, शरद यादव जी ने बोला, डॉक्टर सुनीलम कहाँ है, मुझे आप क्लियर बताइए, जिंदा है या मार दिया, नहीं तो ठीक बात नहीं होगी। मैं बाजू में ही था उनके, तब उन्होंने क्लियर बताया कि डॉक्टर सुनीलम जिंदा है, और उन्हें हमने रखा हुआ है गुप्त जगह। उन्होंने बोला मैं मिलना चाहता हूँ, तो पायलट ने बोला शाम हो गई थी, तो फिर उन्होंने बोला मैं घोषणा करता हूँ जनता दल के राष्ट्रीय मुद्दे में मुल्ताई के किसान आंदोलन को। अच्छा, बहुत आपने समय मैं साथ में था जी, देखिए ये सब बातें मुझे नहीं मालूम थी। मैं साथ में आपका आभारी हूँ कि आपके माध्यम से ये बात लोगों तक जा रही है, मेरी भी जानकारी में नहीं था। लेकिन मैं शरद यादव जी को याद करना चाहता हूँ, क्योंकि शरद यादव जी ने बाद में मुझसे कहा, बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि देख, मैं तेरे लिए जो है वो सेम महतो की जो पट्टी थी,
चार्टर प्लेन करके आए। चार्टर प्लेन से उतरा और चार्टर प्लेन से उतरा तो उन्होंने मेरे से कहा कि देख, तेरे चक्कर में मैं उतरता, मेरा प्लेन क्रैश हो जाता। तो ये रेखा भाभी थी वहां पर, उन्होंने कहा इनका क्या होता है विधवा हो जाके, है ना, और तेरे चक्कर में मैंने ये सब कुछ काम किया, ऐसा उन्होंने मुझको बोला था, तो मुझे याद था। तो मैं उनका बहुत ऋणी हूँ और मैं उनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बाद में भी आए, बाद देवेगौड़ा जी के साथ भी आए। और यहाँ पर जो कुछ कांग्रेसियों ने उस समय किया था, काले झंडे दिखा करके उन्हें जिस तरीके से बेइज्जत करने का काम किया एक पूर्व प्रधानमंत्री को, मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को उसके लिए ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। गोली चालन के लिए तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए। वो माफ़ी तो जो है दिग्विजय सिंह एक बार मांगी है, मेरे सामने मुंबई के अंदर उन्होंने मांगी है, और मैं मानता हूं कि उसका पछतावा उन्हें ज़िंदगी में है। और कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास ज़रूर है कि इस गोली चालन के बाद में इस मध्य प्रदेश से उनका, जिसे कहते हैं, चैप्टर क्लोज हो गया, चैप्टर, है ना। हालांकि हमने बहुत कोशिश की, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बोलना चाहता हूँ, है ना, इस बार के चुनाव में हम लोगों ने बहुत कोशिश की, इंडिया गठबंधन का समर्थन करके हम बहुत घूमे, है ना, मेरे, क्योंकि मैंने, आपको मालूम है, मेरे को आप जानते हैं, मैं कुछ छुपा के नहीं करता, बिल्कुल। है ना, और पॉलिसी के ऊपर करता हूँ, तो हमने किया। लेकिन मैं उनका ऋणी हूँ, और वो सब लोग जो यहाँ पर आए, जिन्होंने इस किसान आंदोलन का साथ दिया, यहाँ पर महेंद्र सिंह टिकैत आए, यहाँ पर शरद जोशी आए, यहाँ पर वीपी सिंह जी आए, यहाँ पर देवेगौड़ा जी आए, यहाँ मधु दंडवती जी आए, सौरेंद्र मोहन जी तो कई बार आए, मेघा पाटकर कई बार यहाँ पर आए, है ना, विजय जावंतिया यहाँ पर आए, राकेश टिकैत यहाँ पर आए, अन्ना हजारे यहाँ पर आए, और एक समय आपको याद है मुलायम सिंह यादव जी, जयप्रदा, जया बच्चन, अमर सिंह, सब लोग आए सब। तो इस मुल्ताई के अंदर अगर किसान आंदोलन बच पाया या चल पाया, तो इसलिए चल पाया कि इस देश के जितने भी किसान आंदोलन के लोग थे, जन आंदोलन के लोग थे, मानवाधिकार आंदोलन के लोग थे, या उस समय कहा जाए कि देश का जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास का व्यक्ति था, वो इस मुल्ताई के अंदर आके गया, जिसके कारण से हम जिंदा भी रह पाए। और किसान संघर्ष समिति ने बाद में जाकर के AIKCC बनाया, संयुक्त किसान मोर्चे का गठन कराया, तो हम लोग जो है वो बहुत आगे तक चले गए, केवल और केवल इन सब लोगों के संबल से। और स्वाभाविक तौर पर मुल्ताई के किसानों का तो मैं आजीवन ऋणी रहूंगा ही, क्योंकि मैं एक छात्र नेता था। मैं दुनिया के 60 देशों में गया, और गया छात्र नेता के तौर पर, है ना, युवा अधिकारों को लेकर के, लेकिन यहाँ के किसानों ने मुझे किसान नेता बना दिया। और डॉक्टर साहब, 12 जनवरी 1998 को मुल्ताई में जो विश्व प्रसिद्ध किसान आंदोलन हुआ, क्या आप उसे सफल मानते हैं? देखिए, आंदोलन तो किसानों का था जी। मैं मानता हूँ। टंटी चौधरी जी जो हमारे अध्यक्ष थे, संस्थापक, वो ये कहते थे कि हमने जो बीज बोया है ये पेड़ के तौर पे परिवर्तित होगा, इसके फल निकलेंगे, और तुम जो है इस पेड़ को बचा के रखना। वो अपनी बात जो है बहुत कम शब्दों में बोलते थे, लेकिन वो ये कहते थे। मुझे लगता है कि जो यहाँ के मुल्ताई के किसान आंदोलन के या किसानों ने जो बीज बोया, वो आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के तौर पर दिखलाई पड़ रहा है। बीच में जब मंदसौर की पुलिस फायरिंग हुई, उसके बाद में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बना, 250 किसान संगठन एक साथ आए, तो ये जो बीज बोया था, यहाँ के किसानों का जो सेक्रीफाइस हुआ, जो कुर्बानी हुई, बलिदान जो हुआ, उसका ये नतीजा था कि एक पूरे देश के अंदर जागरूकता फैली। और आज ऐसी जागरूकता फैली है कि हर पार्टी को किसान की बात करनी पड़ रही है, हर पार्टी को MSP की बात करनी पड़ रही है, हर पार्टी को किसानों को हम पेंशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बात करना पड़ रही है। मतलब पार्टियों को ये दिख गया कि सत्ता का रास्ता किसानों के बीच से होके जाता है। वोट तो पहले भी लेते थे, सरकार तो पहले भी बनाते थे, लेकिन किसान की कोई पहचान नहीं थी, उसका कोई दबाव नहीं था, उसके कोई मुद्दे नहीं थे। वो मुद्दे लाए, और मुझे इस बात का फक्र है, और इस मुल्ताई के लोगों को, किसानों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि किसान संघर्ष समिति जब उन्होंने बनाई 25 दिसंबर 97 को, उसके बाद में, याद करिए, आपको तो पूरा मालूम है, आपने बहुत छापा है कि इल्ली का प्रकोप प्राकृतिक आपदा में नहीं था, हमने शामिल कराया। गेरुआ रोग प्राकृतिक आपदा में नहीं था, हमने शामिल कराया। अनावारी की इकाई तहसील होती थी, 450 गांव होते थे। दिग्विजय सिंह जी का यही कहना था कि इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ मुआवजा, क्योंकि इकाई जो है वो तहसील है, लेकिन हमने उसको पटवारी हल्का कराया। हम चाहते हैं कि किसान की खेत जो है वो इकाई बने। हमने कर्जा माफ़ी का आंदोलन चलाया, देश में कर्जा माफ़ी भी हुई। हमने बिजली बिल माफ़ी का आंदोलन चलाया, बिजली बिल माफ़ी भी हुई। तो मेरा कहने का मतलब है, हमने एक ट्रेंड सेट किया, हमने मुद्दे सेट करने का काम किया, और वो सबका श्रेय मुल्ताई के किसानों को है। डॉक्टर साहब, ये जो आंदोलन उस समय हुए, काफ़ी उस समय मैं पूरे समय सक्रिय था, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे उस समय हम बिल्कुल।
तो पूरे समय में सक्रिय हुआ, बहुत बार विवाद भी हुए, पुलिस से आमना सामना हुआ। उस दौरान बहुत सारे केसेस आप पे बने और कोर्ट में भी काफी समय आप लोगों की पेशियां लगातार होती रही। तो उस संबंध में आपका क्या? देखिए, एक तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए फर्जी केसेस जो है वो एक घटना के 67 केस लगाए गए। अच्छा। और एक घटना के 67 केस लगाने के बाद में 17 साल वो केस चले। 250 किसानों पे चले और 250 किसानों में से 50 किसान तो केस के दौरान ही खत्म हो गए। 250 किसानों पे चले थे मुकदमे। जी। और हमारी जो वकील हैं एडवोकेट आराधना भार्गव जी, जो किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष हैं, हाँ। उन्होंने बिना फीस लिए केस सबके लड़े, अच्छा। है ना। छिंदवाड़ा से प्रसून श्रीवास्तव जी आते थे, जीडी मैनवे जी आते थे। हाँ, हो जाता। और जो सब कुछ मामला आगे चला तो तमाम सारे हमारे भोपाल के जो वकील थे, वहाँ साधना पाठक जी थी, हमारे जो दिल्ली के अंदर जस्टिस जो सच्चर थे, राजेंद्र सच्चर, जो कि चीफ जस्टिस थे दिल्ली के, अब वो एक-एक केस में वो इंटरेस्ट वो लेते थे। जगदम्बा प्रसाद निगम थे छत्तीसगढ़ के, छतरपुर के वकील थे, वो इंटरेस्ट लेते थे। एक राजमानी जी थे आगरा के, वो एडीजे रहे थे अपने यहाँ पर रायसेन के अंदर, वो इंटरेस्ट लेते थे। एक डिस्ट्रिक्ट जज थे अशोक शर्मा जी, है ना, मतलब वो इंटरेस्ट लेते थे, जो उस समय रिटायर हो गए थे। तमाम सारे लोगों ने इसके अंदर सहयोग किया, मदद की और उसका परिणाम ये हुआ कि 67 में से 3 केसेस में तो मुझे सज़ा मिली, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी थी। और वो कॉन्स्पिरेसी की गई थी उन लोगों के द्वारा, जब मैं छिंदवाड़ा के अंदर मेरा अडानी पेज पावर प्रोजेक्ट को लेकर के आंदोलन चला। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि किसान संघर्ष समिति ने वहाँ के किसानों की जो भूमि अधिग्रहण हुआ था उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ी। आज भी एक ईंट भी वहाँ पर जो है वो पेज पावर प्रोजेक्ट की वहाँ पर नहीं लग पाई है। आगे गांव के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला भी किया, उनको सजा भी हुई और सीओ जो था वहाँ पे उसके ऊपर अभी केस जारी है। तो मेरा मतलब ये है कि मेरे को न्यायालय ने न्याय दिया, लेकिन 17 साल लग गए, है ना। और 3 केस में सजा भी हुई और आपको सजा कितनी हुई? 52 साल की मुझे सजा है। 52 ईयर्स की सजा है। इस देश में अंग्रेजों ने भी ये काम नहीं किया। उन्होंने हाई कोर्ट से सजा हुई? नहीं, मेरे लोग यहाँ के एडीजे कोर्ट से को यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। पिछले 10 साल से मेरा केस पेंडिंग है। अब मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरा विश्वास न्यायपालिका में इसलिए है, कुल मिला के मेरे ऊपर 140 केसेस लगे आज तक। 140 केसेस के अंदर मैं 134 केस 140 में से 136 केस में मैं बरी हुआ या खात्मा दर्ज हुआ या केस में कुछ भी नहीं निकला, है ना। तो 136 केस में अगर किसी ने वरी किया तो किसने किया? या तो लोअर कोर्ट ने किया, या एडीजे कोर्ट ने किया, या फिर मेरे को हाई कोर्ट ने जो है जमानत दी। तो मैं उनका ऋणी हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे को कन्विक्शन हुआ है इसके अंदर भी मुझे आज नहीं तो कल ज़रूर न्याय मिलेगा और सत्य की ज़रूर जीत होगी। मैं ये एक और याद करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो व्यक्ति जैसा व्यक्ति मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं। जिस समय मुझको यहाँ टॉर्चर करा गया, उसके बाद में मुझे पेश किया गया रघुवंशी जी के यहाँ पर। वो यहाँ पर मजिस्ट्रेट थे। मेरे हाथ के अंदर हथकड़ियाँ लगी थी, पैर में मेरे बेड़ी थी, पूरे शरीर के ऊपर खून था क्योंकि मुझे पीटा गया था। और जब मुझे पेश किया गया वहाँ पर, तो उन्होंने जाकर के अपनी बच्ची को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो बेटा, कभी-कभी देवता ऐसे भी आते हैं। और उन्होंने बच्ची, उनकी स्कूल में बच्ची जाती थी, वो भी आजकल मजिस्ट्रेट है और वो फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट जज हुए। और उन्होंने कहा कि देखिए, आपको आपकी जो है एनकाउंटर का पक्का इंतज़ाम है। मैं नहीं कह सकता कि मैं कुछ कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं डॉक्टर साहब, मुलताई के किसान आंदोलन से देश की राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन हुई, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, मुलताई के किसान आंदोलन से देश के अंदर किसान आंदोलन को मजबूती मिली। देश के किसानों के मुद्दे राजनीतिक एजेंडे के अंदर आए। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। गोली चालन का जो असर है, आज भी आप देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कभी भी जब बातचीत होती है भाजपा के खिलाफ में, तो वहां पर मुलताई शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। इसके पहले जो है वेंकैया नायडू जी जो है, उन्होंने बाकायदा नाम लेके मेरा डॉक्टर सुनीलम का कि भाई पीएचडी एक पढ़ा लिखा आदमी के साथ में ये किया। तो आप जो है, जो काम आप करते हैं वो आपका पीछा छोड़ता नहीं है। तो और यही कारण है
कि आपने देखा कि सरकारों को अब बहुत सजग रहना पड़ रहा है। पहले जितने फ्रीक्वेंटली गोली चल जाती थी, हमारा 380 दिन का आंदोलन चला, ठीक है। अभी एक खनौरी बॉर्डर के ऊपर तो एक नौजवान की अभी गोली मार के वो हरियाणा के जो है पुलिस ने हत्या कर दी। लेकिन आमतौर पे पंजाब में इतना लंबा आंदोलन चला, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, जबकि वहाँ कांग्रेस की सरकार भी थी, अभी आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, लेकिन किसी की हिम्मत इस देश के अंदर गोली चालन के जो है करने की नहीं है। हम तो ये चाहते हैं गगन जी की ऐसा कानून बनना चाहिए कि गोली चालन के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, है ना। आपने देखा अमेरिका की जो सेनेट जो कहते हैं कांग्रेस में घुस गए लोग, मतलब संसद के अंदर घुस गए, लेकिन वहां पर गोली नहीं मारी गई, है ना, आपको मालूम है। तो इसलिए पूरी दुनिया में बांग्लादेश में भी नहीं चली, बांग्लादेश में नहीं चली, श्रीलंका के अंदर, है ना, तमाम सारी जगह पर लोगों ने शासकों को खदेड़ दिया, नहीं तो वहां पर तो हजारों लोग मारे जाते हैं। तो जो सभ्य समाज का जो तरीका है कि आप संवाद करो, और मैं यहाँ से आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मुझे उम्मीद थी सबक सीखेंगी सरकारें, क्योंकि अपने यहाँ जो मुल्ताई का जांच आयोग बना था, है ना, उस आयोग ने जो है उस सिफारिश की थी, उसने कहा था कि संवेदनहीनता के कारण ये हुआ है, और पूरे देश में जितने गोली चालन हुए उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग आज तक मारे गए हैं 76 वर्षों में। लेकिन हर जगह पर यही कहा गया कि जो है संवादहीनता के कारण हुआ, लेकिन सरकार आज भी संवाद नहीं कर रही है। आज जब हम बात कर रहे हैं 45 दिन हो गए जगदीश सिंह डल्लेवाल को जो है आमरण अनशन करते हुए, सरकार बातचीत नहीं कर रही है। 380 दिन के अंदर उसने 2-4 बार बातचीत की, लेकिन कोई बाद में आश्वासन पत्र दिया जो धोखा साबित हुआ, बातचीत नहीं की। तो ये सरकारों को जो सबक सीखना चाहिए, डेमोक्रेसी के अंदर संवाद ही उसकी रीढ़ है। आखिरकार क्या होता है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है ना। आज जो है पार्लियामेंट के अंदर भाई 240 सीटें आपकी हैं, भाजपा की जो कह रहे थे कि 400 पार, और 234 जो है इंडिया गठबंधन की है। अगर दोनों के बीच में संवाद नहीं होगा तो पार्लियामेंट चलेगी कैसे, देश में संसदीय लोकतंत्र चलेगा कैसे। तो लेकिन आंदोलनों के प्रति आज तक सरकारों का रवैया बदला नहीं है। वो रिप्रेशन करना चाहते हैं, वो लाठी गोली से आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, जनता के सवालों को, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, उसको हल नहीं करना चाहते। आदिवासी करेगा तो उसे कह देंगे कि ये नक्सली है, ये माओवादी है ना। किसान करेगा तो उन्होंने कहा ये खालिस्तानी है, और ये है तो मतलब कुल मिलाकर के मुस्लिम करेगा तो उन्होंने कहा कि ये तो आतंकवादी है। वर्तमान में देश की स्थिति क्यों नहीं, किसानों की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही देश में? सारे राजनीतिक दल किसान हितैषी बात करते चुनाव के दौरान, लेकिन देखने में आ रहा है कि किसानों के मुद्दे ज्यों के त्यों रह जाते हैं, किसानों की स्थिति नहीं सुधर रही। नहीं, बहुत बड़ा ये मतलब कहते हैं लाख टके का सवाल है। उसका कारण है 100 रुपए का बजट है, किसानों के लिए 3 रुपया देते हैं आप। 100 रुपए में से 3 रुपया कृषि के बजट के लिए खर्च होता है, तो उसकी हालत सुधरेगी कैसे? और हालत सुधारने के लिए ही हम कह रहे हैं कि आप एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दो, आप कर्जा मुक्ति कर दो, तो किसानों की हालत सुधर जाएगी। तो असल में इसके पीछे एक विचारधारा की प्रॉब्लम है, और वो विचारधारा क्या है? राजनीतिक दलों की ये समझ है जब तक किसान किसानी और गांव खत्म नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। उन्हें लगता है कि अमेरिका ने, यूरोप ने जो पूरी तरक्की की वो किसान किसानी और गांव को खत्म करके की है, तो उनका विकास का जो मॉडल है वो डिफेक्टिव है, उनकी दृष्टि डिफेक्टिव है। अगर उन्होंने गांधी के रास्ते को माना होता तो गांधी ने कहा कि भारत जो है वो गाँव में बसता है, और गाँव को आप स्वावलंबी बनाओ, गाँव को आप मजबूत बनाओ, किसान को आप मजबूत बनाओ तो देश मजबूत बनेगा। लेकिन इस विचार को छोड़ दिया गया शासकों में। सारी बातें हो गई कि किसानों का आंदोलन हुआ, कुचला, सरकारें बोलती है करती नहीं है, बजट कम नहीं करती है, बजट नहीं दे रही जिसके कारण स्थिति नहीं सुधर रही। तो आज के परिवेश में देश के किसानों को अब अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए आपकी राय में? हमारा केवल एक ही कहना है, आंदोलन को इतना तेज करना चाहिए जो पंजाब ने एक दिशा दी है, संयुक्त किसान मोर्चे ने एक दिशा दी। पंजाब के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, एक दिन के कॉल पे पंजाब को बंद करने की ताकत, पंजाब के रेल मार्ग को बंद करने, सड़क मार्ग को बंद करने, वहां की दूध सब्जी बंद करने की ताकत वहां के किसान संगठनों में है। तो मेरा कहना ये है, अपील मेरी ये है, जो भी लोग इस शो को देख रहे हैं उसमें मेरी अपील है कि आप अपने किसान संगठन, आपके इलाके में जो भी किसान संगठन है उसको मजबूत करो, और उसको आप पॉलिटिक्स से अलग रखो। उसे आप कहो कि वो केवल किसान के मुद्दे के ऊपर काम करे। अगर एक दबाव बनता है तो आपने ये देखा, मैं कहना चाहता हूँ, आप और मैं मध्य प्रदेश के हैं, हमने यहाँ पे क्या नहीं, हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 लाख रुपए की कर्जा मुक्ति के ऊपर यहाँ पे कमलनाथ ने सरकार बनाई, किसानों ने बनाई ना।
और छत्तीसगढ़ के अंदर 2400 रुपए क्विंटल के ऊपर सरकार बन गई। तो किसान अपना इतनी ताकत खड़ी कर दे कि जिसको बनानी है उसे किसानों के मुद्दे पे आना है। आपके तारतम्य में मेरे सवाल है, जैसे आपने कहा पंजाब में, कि पंजाब में 24 घंटे के अंदर किसान वहाँ की बाजार बंद कर देगा, रेल बंद कर देगा, सब बंद कर, तो ये क्या बंद करने से किसानों की समस्या हल हो जाएगी? नहीं, दबाव करने से। देखिए लोकतंत्र का तरीका क्या है, लोकतंत्र में आपके पास में हथियार क्या है, गांधी जी का दिया हुआ हथियार है सत्याग्रह का, अहिंसात्मक सत्याग्रह ही एकमात्र तरीका है। कोई देखिए इस देश के अंदर किसान ने ही इकोनॉमी को बचा के रखा है। पूरा देश का जब जो है विकास दर निगेटिव में चली गई थी कोरोना काल में, तो केवल किसान था जिसने 3 से लेके 5% तक ग्रोथ देने का काम किया। तो इस देश के अंदर जो इस यहाँ की इकोनॉमी को जो बचा करके रखा है वो इस देश के किसान ने रखा है। आज भी 65% जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो खेती और उससे जुड़े हुए उद्योगों के पास से आता है। तो इसलिए जो कहा जाता है कि किसान आत्मा है, किसान रीढ़ है, वो है, लेकिन सरकार उसे एक्नॉलेज नहीं करती। क्यों? अडानी अंबानी पैसा देता है, अडानी अंबानी चुनाव लड़ाता है, अडानी अंबानी वो बॉन्ड देता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड देता है, उसके चलते जो है पार्टियां कॉर्पोरेट की सेवा में लगी रहती हैं, किसान से केवल वोट लेना चाहती हैं, सेवा अडानी अंबानी की करना चाहती हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करना पड़ेगा। एक स्थिति ऐसी लानी पड़ेगी जब अडानी अंबानी भी कहे हमें हाथ में हमें कुछ भी नहीं चाहिए किसान का। और अभी क्या हो रहा है, 3 किसान कानून उन्होंने वापस कराए। अभी एक नई राष्ट्रीय किसान बाजार नीति लेके आए हैं, तीनों कानूनों को एक ही कानून में फिट करके ये ले आए 25 नवंबर को। इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है। अब केंद्र सरकार की इच्छा ये है कि राज्यों के दरवाजे से, चोर दरवाजे से वही कानून फिर आ जाए। इसलिए अब हमने उस कानून को पकड़ के अब हम पूरे देश में, अभी हमने उसको जलाया है उसका ड्राफ्ट, अब हम उस देश में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कॉर्पोरेट से को समझना पड़ेगा, खेती किसानी, किसान से अलग रहो, किसान की मंडी व्यवस्था को दुरुस्त करो, किसान को अच्छा रेट दो, किसानों को आप बढ़िया खेती कर रहे तो देश को वो खाद्य सुरक्षा दे रहा है। और हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि इस देश के अंदर कैंसर जो बढ़ रहा है, एक घर में 4 कैंसर के पेशेंट हैं, कैंसर की ट्रेन चल रही है। क्यों हो रहा है? इसीलिए कि खेती में उत्पादन को बढ़ाने के लिए खाद का और पेस्टिसाइड का और जो इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो हमारे को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हमारे को प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन किसान अपने बच्चे कैसे पालेगा? किसान अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, कैसे उसका इलाज कराएगा, कैसे शादी ब्याह करेगा? आप इस मुल्ताई के अंदर देखिए, इस मुल्ताई के अंदर भी तमाम गांव ऐसे हैं जिसके अंदर 2-2, 3-3 लड़के बिना शादीशुदा हैं। गांव में कोई लड़की नहीं देना चाहता क्योंकि बेटा किसान है, क्योंकि उसकी खेती घाटे में जा रही है ना। तो आप मुझे बताइए, पूरे ग्रामीण इंटीरियर क्षेत्र के अंदर सब जो है वो कुंवारे लड़के पड़े हुए हैं क्योंकि कोई लड़की नहीं देता। सब चाहते हैं हमारी लड़की एक सुरक्षित वातावरण में जाए, कम से कम उसका जीवन भी रहे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम तो जो काम कर रहे हैं, तो शासकों को, पार्टियों को, हम लोगों का एहसानमंद किसान आंदोलनों का होना चाहिए कि वो इस देश को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, वो इस देश को खाद्य सुरक्षा देना चाहते हैं और ऐसा भोजन देना चाहते हैं जो जहरीला ना हो। लेकिन आप जब हमें कुछ देंगे नहीं तो उत्पादन बढ़ा करके, हम सब डाल करके हम भी कुछ कमाएंगे, कुल मिला के फिर कैंसर से मरेंगे लोग। क्या किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, 12 जनवरी 2025 को किसान आंदोलन के 27 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों से केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप देश की रीढ़ हैं, देश की आत्मा है। आप मेहनत करना जानते हैं, 3 बार फसल नहीं हो तो भी 4थी बार आप करना जानते हैं। आपकी फसल हो जाती है तो मोड़ करके आप एक बार, 3 बार आप बिजाई करते हैं, लेकिन आप दाम पाने के लिए आप सोचते हैं, भाग्य भरोसे हो जाते हैं, भगवान भरोसे हो जाते हैं, सरकार भरोसे हो जाते हैं, पार्टियों के भरोसे हो जाते हैं। मेरा केवल कहना यह है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, ये मुल्ताई हमारा, मध्य प्रदेश हमारा, तो हम अपना हक पाएंगे। और ये पाना हमारा भारत संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है, सम्मान पूर्वक हर देश का नागरिक जीवन जिएगा, तो किसान भी जीवन जिएगा। मैं कहना चाहता हूँ।
धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमको समझ के ताप्ती समझ आपका बहुत शुक्रिया कि आपने किसानों का पक्ष, किसान संघर्ष समिति का पक्ष जो है रखने का अवसर मुझको दिया। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं ताप्ती समन्वय को, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक ताप्ती समन्वय चलेगा, जब तक किसान संघर्ष समिति चलेगी, एक दूसरे का सहयोग का, मुद्दे के ऊपर सहयोग का, हमारा आपस का समन्वय तालमेल बना रहेगा।